देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 25 फुट लंबी सुरंग मिली है। बीएसएफ जवानों की चौकसी ने पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा सेक्टर में यह सुरंग दिखी। पाकिस्तान की मदद से 25 फीट लंबी और 3 से 4 फुट चौड़ी सुरंग तैयार की गई थी। बीएसएफ जवानों को गश्त के दौरान इसका पता चला। सुरंग में पाकिस्तान के शहर कराची और सकरगढ़ में बनी बालू की बोरियां मिली। टनल करीब 150 गज जीरो लाइन से इंडियन साइड में खुद चुकी है और इंडियन साइड में जो इसका माउथ है, जहां पर एग्जिट है, वहां पर प्रॉपरली सैंड बैग्स लगा के इसको रीइंफोर्स किया हुआ है और उन सैंड बैग्स के ऊपर प्रॉपर पाकिस्तान की मार्किंग है, जिसके ऊपर कराची लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, शकरगढ़ लिखा हुआ है, शुगर फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार ऐसी कोई सुरंग मिली हो, बल्कि पिछले 8 सालों में 8 सुरंगें मिल चुकी है, जिसके जरिए आतंकी आते जाते रहते हैं। बीएसएफ का कहना है कि बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों की मदद के बिना नहीं बन सकती। यह सुरंग पूरी प्लानिंग और इंजीनियरिंग के साथ बनाई गई थी। इसको समय रहते बीएसएफ ने पाक के नापाक मंसूबे को विफल कर दिया। ये हमको काफी देर से कुछ हमारी एजेंसीज द्वारा हमको इनपुट्स मिल रहे थे कि सांबा एरिया में टनल का एग्जिस्टेंस है। अकॉर्डिंगली हमने कुछ एक स्पेशल टीम्स बनाई थी और उन टीम्स को सर्च ऑपरेशंस के ऊपर डाला हुआ था। तो कल जो है एक टीम को काफी सफलता मिली है जब उन्होंने इस टीम को ढूंढ निकाला, इस टनल को ढूंढ निकाला है। बीएसएफ इस सुरंग पर पाक रेंजर से विरोध दर्ज करेगा, साथ में आगाह भी करेगा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज आए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बड़ी वारदात वहां हुई है। गौतमपल्ली इलाके में एक बड़े अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या हुई है। मामले में अधिकारी की नाबालिग बेटी पर आरोप है। पुलिस के मुताबिक लड़की डिप्रेशन में थी, उसी हालत में उसने मां और बेटी की हत्या कर दी। आरोपी शूटिंग की खिलाड़ी भी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है। पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, और उसने यह दोनों मां और भाई दोनों को गोली मारी है और जो अपेरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे तो इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से। झीरम हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर है। कांग्रेस पहले से ही एनआईए की जांच पर सवाल उठाती रही है। झीरम कांड की एसआईटी जांच के लिए दरभा थाने में अर्जी दी गई। एनआईए ने अलग से जांच से इनकार किया तो सरकार ने जांच एसआईटी को सौंप दी थी। बस्तर जिले की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। एनआईए ने मामले की जांच की, लेकिन 7 साल बाद अब राज्य की एसआईटी नए सवालों के जवाब ढूंढ रही है। 25 मई 2013 को जो घटना हुआ है, उस घटना में जो भी व्यक्ति उस समय प्रत्यक्ष रूप से जो घटनास्थल में उपस्थित थे,
उन लोग सबसे संपर्क करके उनके बयान दर्ज करने के लिए अभी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो घटना की एक चीज़ जोड़ सकता है और उसी हिसाब से आगे प्रकरण बढ़ सकता है। और उस समय जो घायल थे, ये सुरक्षा में जो हमारा अधिकारी कर्मचारी तैनात थे और भी अन्य जो व्यक्ति जो उस समय घटना स्थल में उपस्थित थे, उन सबका बयान ली जा रही है। और यदि किसी भी गवाह का यदि सुरक्षा के विषय को लेकर यदि कोई किसी प्रकार की चिंता है, और स्थानीय पुलिस उसका परीक्षण करेगा और उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगा। नए सबूतों की तलाश में मलकीत सिंह जैसे पुराने गवाहों को लेकर एक बार फिर घटनास्थल पर जाया जा रहा है, बयान लिए जा रहे हैं। हमें एनआईए की जांच पे बिल्कुल कोई विश्वास नहीं और वो जांच को हम सरे से निकाल देते हैं। हमारे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो शुरू से जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब से उन्होंने इस चीज़ों में बहुत गंभीरता से लिया है। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एसआईटी का गठन किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता जी प्रमुख भूमिका में थे। तो मैं चाहता हूं उनको खुद सामने आकर नार्कोटेक्ट की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और सभी के लोगों के जो अभिमत हैं वो अलग अलग आ रहे हैं और लोग किस तरीके से तथ्यों को छुपा रहे हैं, इस पर भी उनको जाना चाहिए। मैं तो उसमें था नहीं, लेकिन यदि इतनी बड़ी घटना है और हमारे कांग्रेस के पूरे लोग मारे गए, तो शहीद हुए, तो ये कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर निर्णय लेकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, किसी के कहने पर नहीं बल्कि स्वस्फूर्त। 25 मई 2013 को झीरम हमला हुआ था। 26 मई 2013 दरभा में हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी। 27 मई 2013 को मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 24 सितंबर 2014 को एनआईए ने चार्जशीट दायर की। 88 नक्सलियों को घटना में शामिल बताते हुए 9 के खिलाफ नामजद चार्जशीट पेश की गई थी। 2 जनवरी 2019 को भूपेश बघेल सरकार ने 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। 25 मई 2020 झीरम पीड़ितों की शिकायत पर दरभा में नई एफआईआर दर्ज हुई। जगदलपुर से विकास और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, जहां बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। यहां तवा बांध के गेट खोले जाने के बाद हालात बिगड़े हैं। आसपास के गांवों में पानी घुस गया है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। होशंगाबाद में 164 बाढ़ प्रभावित गांवों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया है। एनडीआरएफ की टीम भी राहत पहुंचाने में जुटी हुई। और लगातार बारिश के चलते मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल में भी पानी आ गया है। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। राजधानी के बड़े तालाबों का पानी ओवरफ्लो होने से इस अस्पताल में पानी घुस गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी अस्पताल में कोरोना का इलाज कराया था।